हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में जो है हमने पुष्प के भाग के बारे में देखा था कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। किसको देखा था? पुष्प के भाग। पुष्प के भाग को देखा था। तो पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? वाय दल पुंज और क्या होता है? पुमंग, और एक होता है जयान। ठीक, तो इसको हम लोग जो है डिटेल में देख लिए थे और आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? पुमंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे? पुमंग के बारे में। पुमंग, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। आज के इस वीडियो में हम एकदम डिटेल से पुमंग के बारे में देखेंगे। आपको क्या करना, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। आपको एक एक टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए पुमंग क्या होता है। पुमंग, पुंकेसरों के समूह को हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? पुमंग। पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। देखिए ये हमारा क्या है, एक क्या है, एक ये हमारा पुंकेसर है। ठीक है, ये क्या है? पुंकेसर है। लेकिन जब इसका समूह रहेगा तो उसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कह देंगे क्या? पुमंग कह देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे? पुमंग कह देंगे। ठीक, और ये वाला पार्ट इतना क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। कल अगर आप हमारे वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यह क्या है? परागकोश है। परागकोश है। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। एंथर। और ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला जहां पर परागकोश और यह क्या है? पुतंतु। यहां से लेकर यहां तक क्या है? ये वाला पुतंतु है। ठीक है, पुतंतु। जहां पर परागकोश और पुतंतु आपस में मिलते हैं वह वाला पार्ट क्या कहलाता है? योजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? योजी कहलाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनेक्टिव। कनेक्टिव इसे कहेंगे। ठीक, और पुतंतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है। आपको क्या करना, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। देखिए ये हमारा क्या है? पुमंग है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इतना पार्ट इसका क्या है? ये जो परागकोश है, देखिए यहाँ पे इसके परागकोश को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से काट दे रहे हैं। अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए तब इसकी संरचना कैसे हो जाएगी? देखिए ध्यान से। ऊपर तो हमारा ऐसे बन जाएगा। ठीक, और नीचे कैसे हो जाएगा? देखिए ध्यान से। देखिए इसको अगर यहाँ से काट दिया जाए तब यह कुछ इस प्रकार का दिखेगा। देखते रहिए ध्यान से। और यहाँ पर क्या होता है? ये क्या है? परागकोश है ना। तो परागकोश में जो होता है कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती है। परागकोश में कितनी पालियां होती है? 2 पालियां। एक ये पाली और एक ये पाली। ठीक, परागकोश में कितनी पाली होती है? 2 पाली होती हैं। और एक पाली में जो है 2 चैम्बर होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक पाली में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। ठीक, तो आप इसको क्या कहेंगे? इस चैम्बर को क्या कहेंगे? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी कहते हैं। चैम्बर को क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इस चैम्बर को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणुधानी। और इस लघु बीजाणुधानी में ही किसका निर्माण होता है? परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इस लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण होता है? परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक, तो जब इसका निर्माण होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बताइए? यह प्रक्रिया हमारी कहलाती है
पुंबीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? पुंबीजाणु जनन, पुंबीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन। ठीक है, देखिए फिर से, एक परागकोश में कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती हैं, और प्रत्येक पाली में जो है 2 चैम्बर होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ये वाली पाली में भी 2 चैम्बर हैं। ठीक है, और जो चैम्बर होता है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ। और इस प्रकोष्ठ को क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक, और लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण होता है? बताइए, लघु बीजाणुधानी में जो है लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। ठीक, और इसका निर्माण क्या कहलाता है? पुंबीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस लघु बीजाणुधानी में परागकण का निर्माण और लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना, कुछ प्रक्रिया होगा। तो चलिए अब हम उसी को देखते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे कि परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमने क्या देख लिया कि परागकोश में क्या पाया जाता है? लघु बीजाणुधानी पाया जाता है, और लघु बीजाणुधानी से किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन या पुंबीजाणु जनन या पुंबीजाणु जनन। देखिए यहाँ पे ये हमारा कैसे था? जब हम परागकोश को काट दिए थे तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की थी। कैसे थी? देखिए यहाँ पे उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की हो गई थी ना। ऐसे हो गई थी उसकी संरचना। तो यहाँ पर क्या पाए जाते थे? चैम्बर पाए जाते थे। एक परागकोश में कितनी पालियां होती थी? 2 पालियां होती थी, और एक पाली में 2 चैम्बर पाए जाते थे। कितने चैम्बर पाए जाते थे? 2। तो अब हम इसको जो है इतने पार्ट को हम जूम करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक आधा स्तरीय कोशिका पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाई जाती है? एक आधा स्तरीय कोशिका पाई जाती है। ठीक है, और यह आधा स्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। तो जब यह आकार में बड़ी हो जाती है तब इसको हम क्या कहते हैं? परपरसु कोशिका कहते हैं। ठीक, और यह जो परपरसु कोशिका होती है देखिए यहाँ पे हम चलिए लिख देते हैं। ये हमारी क्या है? एक अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका है। ठीक है, और अधोस्तरीय कोशिका को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। और यह जो अधोस्तरीय कोशिका होती है क्या करती है? आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में बड़ी हो जाती है। अधोस्तरीय कोशिका जब आकार में बड़ी हो जाती है तब हम इसको क्या कहते हैं? परपरसु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तब हम इसको परपरसु कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परपरसु कोशिका कहते हैं। ठीक है, परपरसु कोशिका। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्की स्पोरनल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्की स्पोरनल सेल, आर्की स्पोरनल सेल। ठीक, और ये जो परपरसु कोशिका होती है क्या करती है? विभाजन करती है। ठीक है, परपरसु कोशिका क्या करती है? विभाजन करती है। ये विभाजित हो करके विभाजित हो जाती है। ठीक, तो जब यह विभाजित हो जाती है परपरसु कोशिका, तो विभाजित होकर के 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। और पहली कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या कहते हैं? पहली कोशिका को प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक भित्तीय
कोशिका, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। और दूसरी कोशिका को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। फिर से देखिए, ये हमारी क्या है? ये एक आधा स्तरीय कोशिका है। क्या है ये? आधा स्तरीय कोशिका। अधो स्तरीय कोशिका जो होती है आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में बड़ी जब हो जाती है तब हम इसको क्या कहते हैं? परपरसु कोशिका कहते हैं, ठीक है। और ये परपरसु कोशिका जो होती है विभाजन करती है। तो जब ये विभाजन करती है तो उससे दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, एक ये और एक ये। और इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? पहली कोशिका को कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ठीक। और दूसरी कोशिका को क्या कहते हैं? प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिए आगे क्या होता है। हाँ, तब यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये क्या है? यह हमारी परपरसु कोशिका है ना। तो परपरसु कोशिका जो होती है विभाजित हो जाती है ना। तो यह जब विभाजित हो जाएगी, देखिए यह दो भागों में क्या हो गई? विभाजित हो गई। तो एक कोशिका क्या कहलाती है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ये क्या है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका है। और दूसरी क्या कहलाती है? प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक भित्तीय कोशिका में क्या होता है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो होता है इसमें क्या होता है? अब आगे देखिए, आप इतना लिख सकते हैं। देखिए यह जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है 3 स्तरों में विभाजित हो जाती है। तो चलिए इसको हम विभाजित कर देते हैं 3 स्तरों में। प्राथमिक भित्तीय कोशिका 3 स्तरों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही तो है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो होती है ये 3 स्तरों में विभाजित हो जाती है। और पहले स्तर को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पहले स्तर को कहते हैं वाह्य स्तर। पहला क्या कहलाता है? वाह्य स्तर, ठीक है। दूसरा क्या कहलाता है? मध्य स्तर, मध्य स्तर। और तीसरा क्या कहलाता है? टेपिटम कहलाता है, टेपिटम। प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजित होकर के 3 स्तरों का निर्माण करती है। पहला स्तर क्या कहलाता है? वाह्य स्तर, दूसरा मध्य स्तर और तीसरा टेपिटम कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वाह्य स्तर यहाँ पर चलिए बना देते हैं। ये हमारा क्या है? वाह्य स्तर है। वाह्य स्तर हो गया। अब मध्य स्तर, देखिए यहाँ मध्य स्तर जो होता है, मध्य स्तर में 1 से 3 लेयर पाए जाते हैं। 1 से 3 स्तर। मध्य स्तर जो होता है 1 से 3 स्तरों का बना होता है। तो देखिए यहाँ पे मध्य स्तर, ये क्या है? मध्य स्तर है। देखिए ये क्या हो गया? मध्य स्तर हो गया। मध्य स्तर देखिए 3 स्तर में विभाजित है ना, 1 2 3, ठीक। अब बीच में क्या पाया जाता है? टेपिटम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेपिटम, टेपिटम स्तर। ये क्या है? ये हमारा है टेपिटम। ये क्या है? टेपिटम है। तो देखिए यहाँ पे ये सबसे पहला वाला क्या कहलाता है? वाह्य स्तर, ठीक। और यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा? मध्य स्तर। और ये वाला क्या कहलाता है? टेपिटम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। ये क्या है? प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। ये जो प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका होती हैं पहले क्या करती हैं? समसूत्री विभाजन करती हैं। ये समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया ना समसूत्री विभाजन द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? समसूत्री विभाजन द्वारा हुआ है, ठीक है। प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका 2 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु
मात्र कोशिका क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। ठीक, फिर इन दोनों कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या हो जाता है? इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन से पता है सबको कि अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहां से भी 4 ऐसे बन जाएंगे, 1 2 3 4। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे लघु बीजाणु का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, फिर से देखिए, यह हमारा वाय स्तर है और यह क्या है? मध्य स्तर। मध्य स्तर कितने स्तरों में विभाजित होता है? 1 से 3 स्तरों में विभाजित होता है। ठीक है, और सबसे अंदर क्या पाया जाता है? टेपिटम पाया जाता है। ठीक है, और टेपिटम के अंदर क्या पाया जाता है? टेपिटम के अंदर क्या पाया जाता है? प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका पाया जाता है। इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इससे भी 4 बन जाएंगे, इससे भी 4, इससे भी 4, इससे भी 4। अब सभी से 4 बनेंगे, क्योंकि अब सभी में अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, तो ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं। तो इससे हमारा लघु बीजाणु का निर्माण हो गया ना। ठीक, तो यहाँ पर जब हमारा लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या हम कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे लघु बीजाणु के निर्माण को, लघु बीजाणु के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में ना। और देखिए, यह जो टेपिटम हमारा होता है, टेपिटम का क्या कार्य होता है? ये जो परागकण विकसित हो रहे हैं, लघु बीजाणु को हम क्या कहते हैं? परागकण भी कहते हैं। ठीक है, तो यह जो परागकण विकसित हो रहे हैं, यह टेपिटम स्तर क्या करता है? इसको पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? टेपिटम स्तर पोषण प्रदान करता है। यहाँ पे लिख देंगे विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। ठीक, इतनी बात आई समझ में कि नहीं? अगर नहीं समझ में आई है तो फिर से देखिए, क्या पाया जाता है? हमारा अधोस्तरीय कोशिका पाया जाता है। ठीक है, कहां पर पाया जाता है? परागकोश में। ठीक, परागकोश में 2 पालियां होती हैं, और 2 पालियों में क्या होती हैं? 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, एक पाली में 2 चैम्बर होते हैं। ठीक, तो उस चैम्बर में क्या होता है? एक अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। ठीक, अधोस्तरीय कोशिका जो होती है आकार में बड़ी हो जाती है। ठीक, आकार में बड़ी हो करके क्या करती है? परपरसु कोशिका का निर्माण करती है, और ये परपरसु कोशिका विभाजित हो जाती है। विभाजित होकर के प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण करती है। ठीक, और प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है। तो ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है, यह इसमें क्या होता है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका में, तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है 1 से 3 स्तरों में विभाजित हो जाती है। एक बाह्य स्तर और एक मध्य स्तर और एक टेपिटम। बाह्य स्तर ये है, मध्य स्तर ये है। मध्य स्तर जो होता है 1 से 3 स्तर का होता है, और टेपिटम सबसे बीच में पाया जाता है। ठीक है, और टेपिटम का क्या कार्य होता है? विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना होता है। और यहाँ पर यह क्या है? प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। इसमें क्या होता है? पहले समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेगा स्पोर मदर सेल, MMC कहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। और इसमें अब क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। जब 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, तो यही हमारा क्या है? लघु बीजाणु है या परागकण है। और लघु बीजाणु के निर्माण को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, ये तो बताया गया है। चलिए इसको यहां से हम मिटाते हैं। तो जब यहाँ पर परागकण का निर्माण हो जाता है, जब ढेर सारे परागकण हो जाते हैं, तो इस परागकोश में क्या हो जाता है? स्फुटन हो जाता है। ठीक, लेकिन इस स्फुटन से पहले भी एक प्रक्रिया होती है। यह जो हमारा परागकण है, अब हम देखते हैं परागकण की संरचना। परागकण की
संरचना, परागकण की संरचना कैसे होती है। ये क्या है हमारा बाह्य चूल, क्या है बाह्य चूल। और ये क्या है अंतःचूल, अंतःचूल, ठीक। और बीच में क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक। और इसका जो बाह्य चूल होता है इसमें ऐसे पोर्स होते हैं, बना लीजिए आप। बाह्य चूल में एक पोर्स होते हैं, ये क्या है गड्ढे नुमा, यहाँ पे संरचना पाई जाती है बाह्य चूल में। ये बाह्य चूल है, ठीक है। बाह्य चूल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एग्जाइन। अंतःचूल को क्या कहते हैं, इंटाइन। और केंद्रक को आप सभी लोग जानते ही होंगे कि क्या कहते हैं, केंद्र को न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक। तो इसका जो बाह्य चूल होता है, बाह्य चूल किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है, वो परागकण का बाह्य चूल किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है, बना होता है। जैविक अपघटन नहीं होता है, जैविक अपघटन नहीं होता है, स्पोरोपोलेनिन का जैविक अपघटन नहीं होता है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो स्पोरोपोलेनिन है इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। जैविक अपघटन मतलब यह पदार्थ नष्ट नहीं होता है। बाह्य चूल जो होता है किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और इसका जैविक अपघटन नहीं होता है, ठीक है। और ये जो अंतःचूल होता है यह किसका बना होता है, पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। अंतःचूल किसका बना होता है, पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। और यह जो परागकण होता है, पराग कोश से निकलने से पहले इसका क्या हो जाता है, यह विभाजित हो जाता है, ठीक है। यह विभाजित हो जाता है जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। यह विभाजित हो गया है, ठीक, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, ठीक है। ये जो केंद्रक है, केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो जब दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है, इस छोटे केंद्रक को हम क्या कहते हैं, जनन केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन केंद्रक, जनन केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और इस बड़ी वाली को क्या कहते हैं, बड़ी वाली को कहते हैं वर्धी केंद्रक, वर्धी केंद्रक। बड़ी वाली को वर्धी केंद्रक कहते हैं, ठीक। इतनी बात आई समझ में कि नहीं। बड़ी वाली को हम क्या कहते हैं, वर्धी केंद्रक कहते हैं। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे क्या है, पोर्स है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे क्या है, जनन छिद्र है, जनन छिद्र। ये समझ में आई कि नहीं। और यह जो जनन केंद्रक है इसी में क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। इसी में नर युग्मक का निर्माण होता है। तो जब यह वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो यहाँ से इसका नर युग्मक जो होता है इस जनन छिद्र के रास्ते से पराग नलिका का निर्माण करता है, ठीक है। तो जब पराग नलिका का निर्माण हो जाता है तो उसी के रास्ते से इस जनन केंद्र में जो नर युग्मक बने रहेंगे, नर युग्मक बने रहेंगे, वे कहाँ पर चले जाएंगे, अंड कोशिका के साथ फ्यूज कर लेंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, जिससे बीज का निर्माण होगा, बीज से क्या होगा, फल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम और कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ बेहतर ही कर सके, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और आपसे कुछ प्रश्न है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, परागकण का बाह्य चूल किसका बना होता है। दूसरा प्रश्न है, परागकण का अंतःचूल किसका बना होता है। और तीसरा प्रश्न है, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। आप इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी हों, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।